अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी 9 चैप्टर नंबर 2 सोल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम लेक्चर नंबर 5। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नेम है डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस। कि इस चैप्टर में इस टॉपिक में हमने डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे करना है और डाटा का एनालिसिस कैसे करना है। सबसे पहले हमें इन दोनों का मतलब पता होना चाहिए। तो हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है तरतीब देना और एनालिसिस का मतलब होता है तज्जिया करना। तो जिसमें हम डाटा को तरतीब देते हैं और डाटा का तज्जिया करते हैं वो हमारे पास क्या कहलाता है, डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस। अब हमारे पास सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास डाटा क्या है। तो बेटे किसी भी किस्म की मालूमात जो किसी भी चीज़ से मुतल्लिक हो, डेट से मुतल्लिक हो, वैल्यू से मुतल्लिक हो, एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या कहलाती है, डाटा कहलाती है। अब सवाल यहाँ पर दूसरा ये पैदा होता है कि हर किस्म की जो चीज़ है, जो डेट है, उसकी मालूमात को हम क्या डाटा कह सकते हैं? तो ऐसे नहीं होता। हमारे पास हमेशा से डाटा उस चीज़ को कहते हैं, उस वैल्यू को, उस डेट को कहते हैं, उस हमारे पास नेम को कहते हैं जो कि साइंटिफिक प्रोसेस से गुजरा हुआ होता है और वो प्रूव्ड होता है। और हमारे पास जितने भी डाटा हैं वो कहाँ से लिए जाते हैं, ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंटेशन से लिए जाते हैं, जो कि एक प्रूव्ड साइंटिफिक प्रोसेस के ज़रिए से गुजार कर हासिल किए जाते हैं। अब हमने ये भी पढ़ा था कि डाटा ऑर्गेनाइजेशन और डाटा एनालिसिस क्या है। तो डाटा ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है डाटा को तरतीब देना और डाटा एनालिसिस का मतलब होता है डाटा का तज्जिया करना। तो वो हम कैसे करते हैं? अब अगर हम बात करें कि ऑब्जर्वेशन की, तो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि ऑब्जर्वेशन हमारे पास किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करने को कहते हैं और ऑब्ज़र्व हम कितनी सेंसेस से करते हैं, हमने ये भी पढ़ा था। अब कोई भी जो बायोलॉजिस्ट है ना, जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन करता है, इसके बाद वो क्या बनाता है, हाइपोथेसिस बनाता है, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट बनाता है, जिसे हमने ख्याली बात कहा था। अब यहाँ पर ऑब्जर्वेशन से पहले, हाइपोथेसिस से पहले जितना भी हमारे पास डाटा इकट्ठा किया जाता है ना, वो हमारे पास क्या कहलाता है, डाटा कहलाता है। अब हमारे पास अगर कोई भी चीज़ डाटा, किसी भी चीज़ का हम डाटा कलेक्ट करने से पहले हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि डाटा कलेक्टिंग जो हमारे पास मेथड है वो क्या है, कि हमने डाटा को किस मेथड के ज़रिए से कलेक्ट किया हुआ है। अब वो हमारे पास इसका फ़ायदा क्या होता है कि हम उससे डाटा कलेक्शन से पहले हम डाटा कलेक्शन मेथड देखते हैं। तो इसका हमारे पास सबसे जो मेन जो हमारे पास बेनिफिट है, फ़ायदा है कि हम डाटा की जो क्वालिटी होती है उसको क्या करते हैं, बेटर करते हैं। हम अपने डाटा को डाटा कलेक्टिंग मेथड देखने से क्या बनाते हैं, मियारी बनाते हैं, कि कोई भी अगर इसको चैलेंज कर सके तो कोई इसे गलत कंसीडर ना करे, गलत ना इसे बनाए। ठीक है जी। अब हमारे पास ये सवाल बनता है कि अब अगर हमारे पास एक डाटा कलेक्ट हो गया है, डाटा हमारे पास इकट्ठा हो गया है, तो जो भी साइंटिस्ट डाटा को कलेक्ट करते हैं क्या उसको बिखरा पड़ा रहने देते हैं? नहीं, वो बिखरा पड़ा हुआ नहीं रहने देते, उसको एक बाकायदा तरतीब के साथ रखते हैं और वो तरतीब मुख्तलिफ तरीके से किया जाता है। वो हम कैसे करते हैं ये हम अब इस टॉपिक में स्टार्ट करने से पढ़ लेते हैं। इन ऑर्डर टू फॉर्मुलेट एंड देन टू टेस्ट हाइपोथेसिस, साइंटिस्ट कलेक्ट and organize data prior to conducting an experiment। हम जो हाइपोथेसिस बनाने से पहले डाटा को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद जो साइंटिस्ट होते हैं वो डाटा को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, तरतीब देते हैं। अब डाटा को ऑर्गेनाइज करने से पहले हम डाटा लेते किस तरीके से हैं, ऑब्जर्वेशन से लेते हैं और एक्सपेरिमेंट से लेते हैं। ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ साइंटिस्ट टू डिस्क्राइब डाटा कलेक्शन मेथड। मैंने आपको बताया था कि कोई भी डाटा कलेक्ट करने से पहले हम डाटा कलेक्शन मेथड को देखते हैं, और वो मेथड को हम क्यों देखते हैं, उसकी जो डाटा की क्वालिटी को क्या करने के लिए, बेटर करने के लिए। आगे हमारे पास क्या है, इट इंश्योर द क्वालिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट। जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है उससे हमारा डाटा क्या हो, जो उसका मेयार हो वो बिल्कुल अच्छा हो, मेयारी हो।
डाटा इज ऑर्गेनाइज इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। अब हमारे पास जो हमारा टॉपिक है डाटा ऑर्गेनाइजेशन, हमने डाटा को इकट्ठा तो कर लिया है, लेकिन हम इसको तरतीब कैसे देंगे? तो हम मुख्तलिफ तरीक़ा से क्या कर लेते हैं, इसको तरतीब देते हैं। हमारे पास पहला तरीका क्या होता है, ग्राफिक्स के ज़रिए से हम इसकी क्या करते हैं, सेव करते हैं, तरतीब देते हैं। उसके बाद फ़्लो चार्ट्स की मदद से हम फ़्लो चार्ट्स के ऊपर हम डाटा को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। उसके बाद मैप्स होते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, डायग्राम्स के ज़रिए से डाटा को क्या करते हैं, तरतीब देते हैं। तो ये हमारे पास टॉपिक था जिसका नेम था डाटा ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने डाटा को क्या किया था, तरतीब दिया था। उसके बाद हमारे पास है डाटा एनालिसिस, डाटा का तज्ज़िया करना। तो हमें पता है डाटा का तज्ज़िया हम करने के लिए कोई भी जब डाटा को कलेक्ट करते हैं तो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का क्या करते हैं, हम इस पर अप्लाई करते हैं। बहरहाल हमारे पास यहाँ पर डाटा एनालिसिस में दो हमारे पास स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं, एक है हमारे पास रेशो और दूसरा है प्रोपोर्शन। तो हम ये पढ़ लेते हैं। डाटा एनालिसिस इज़ नेसेसरी टू प्रूव और डिसप्रूव आ हाइपोथेसिस बाय एक्सपेरिमेंटेशन। हम डाटा एनालिसिस से डाटा का तज्ज़िया क्यों ज़रूरी समझते हैं, ताकि हम हाइपोथेसिस को प्रूव और डिसप्रूव कर सकें बाय एक्सपेरिमेंटेशन से, तजुर्बा से। इट इज़ डन थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ द स्टैटिस्टिकल मेथड। हमारे पास ये कैसे किया जाता है, दो मेथड के ज़रिए से किया जाता है। एक है हमारे पास रेशो, दूसरा है हमारे पास प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं रेशो के बारे में। रेशो बेसिकली हमारे पास, अब हमारे पास दो वैल्यू होंगी तो हम क्या करेंगे, रेशो का कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। अब हमारे पास जो रेशो है ना, वो दो वैल्यू के दरमियान के ताल्लुक़ को बयान करती है। और उसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, क्वेश्चन की फॉर्म में किया जाता है, बटे की फॉर्म में किया जाता है। तो ये हम पढ़ लेते हैं। व्हेन अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू नंबर्स ए एंड बी इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ क्वेश्चन ए ओवर बी, इट इज़ कॉल्ड द रेशो ऑफ वन नंबर टू द अदर। हमारे पास रेशो क्या है, दो वैल्यू के दरमियान का जो हमारे पास ताल्लुक़ है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं क्वेश्चन की फॉर्म में, तो वो हमारे पास ए क्या कहलाती है, रेशो कहलाती है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है रिप्रेजेंटेशन। तो वो क्या है, रेशो में बी एक्सप्रेस बाय पुटिंग अ डिवीजन साइन, कोलन मार्क साइन एंड बिटवीन the two numbers. For example, the ratio between the 50 malarial patient and 150 normal person is 1:3। मेरे पास एग्जाम्पल क्या है, दो वैल्यू के दरमियान में रेशो को इधर एग्जाम्पल में बताया गया है कि 50 हमारे पास मलेरियल पेशेंट है और 150 हमारे पास नॉर्मल पर्सन है। तो इनके दरमियान की रेशो बताएं तो वो हमारे पास क्या है, 1:3। ये है हमारे पास प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन हमारे पास क्या है, दो रेशोज़ के दरमियान में जो ताल्लुक़ रखता है, जो ताल्लुक़ को एक्सप्रेस करता है बाय द साइन ऑफ इक्वालिटी, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, प्रोपोर्शन कहलाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो रेशोज़ हैं, ए रेशो बी और है सी रेशो डी। तो इसमें जो हमारे पास इक्वालिटी के साइन को जाहिर कर रहा है वो हमारे पास क्या कहलाता है, प्रोपोर्शन कहलाता है। इसकी डेफिनेशन इस तरह से है, मीन्स टू ज्वाइन टू इक्वल रेशो बाय द साइन ऑफ द इक्वालिटी। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, प्रोपोर्शन कहलाती है। फॉर एग्जांपल जब हमारे पास दो रेशो होती हैं तो उनके दरमियान के ताल्लुक़ को हम कैसे बताते हैं। तो फॉर एग्जांपल ए रेशो बी इज़ इक्वल सी रेशो डी इज़ आ प्रोपोर्शन बिटवीन द टू रेशोज़। द प्रोपोर्शन में आल्सो बी एक्सप्रेस एज ए रेशो बी 4.C रेशो डी। हम इसको इसके इक्वालिटी के साइन को 4 डॉट से भी क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे हमने रेशो को रिप्लेस किया था कि डिवाइड के साइन से भी वो हो सकती है और 2 डॉट की फॉर्म में भी हो सकती है। व्हेन 3, अब हमारे पास ये सवाल पैदा होता है कि जो प्रोपोर्शन है इसका कॉन्सेप्ट हमने इसमें क्यों रखा है। तो हमारे पास जब प्रोपोर्शन जो है, ऐसी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं, ऐसी ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जिसमें हम अगर हमारे पास 3-4 वैल्यू है ना एक क्वेश्चन में, तो हमें उसमें से सिर्फ 3 वैल्यूज़ का पता है और चौथी की हमें वैल्यू का पता नहीं। तो इस प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट से हमें उस चौथी वैल्यू का भी क्या होता है, पता लग जाता है। तो इसकी हम इस तरह से बताते हैं, व्हेन 3 वैल्यू इन अ प्रोपोर्शन आर नाउन
द फोर्थ वन x कैन बी कैलकुलेटेड, कि जब हमारे पास एक क्वेश्चन में 4 वैल्यूज़ हैं तो 3 के बारे में हमें पता है, एक के बारे में नहीं पता, तो वो हम किससे पता चला सकते हैं? प्रोपोर्शन से पता चला सकते हैं। इसकी जो एग्जाम्पल है उससे हम पता चलाते हैं कि हमारे पास प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक है ये क्यों इम्पोर्टेंट है इतनी। हमारे पास एक बायोलॉजिस्ट थे जो कि रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने क्या किया था, वो मलेरिया पे रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने 20 स्पैरोज़ ली और उनको इन्फेक्टेड मॉस्किटो से कटवाया। जब कटवाया तो उन्होंने देखा कि 20 में से 14 को मलेरिया हो गया था। अब इनके जहन में एक सवाल आया, उन्होंने कहा कि क्यों ना मैं 100 बर्ड्स को लूँ और उसको मलेरियल जो हमारे पास मॉस्किटो है उससे बाइट कराऊँ, तो हमारे पास जो बर्ड्स थे उनको मलेरिया होगा। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिस पर इसने किसका टेक्निक्स एंड टूल को यूज़ किया, प्रोपोर्शन के टूल को यूज़ किया, अप्लाई किया और इस क्वेश्चन का क्या किया, हल निकाला। फॉर एग्जांपल, अ बायोलॉजिस्ट कैन कैलकुलेट हाउ मैनी बर्ड्स विल गेट मलेरिया व्हेन ही अलाउ इन्फेक्टेड मॉस्किटो टू बाइट 100 हेल्दी स्पैरो। इन द प्रीवियस एक्सपेरिमेंट ही नोटेड दैट when he allowed a mosquito to bite 20 sparrows, 14 out of them get malaria. Now he uses the proportion rules. अब ये क्या करेंगे, प्रोपोर्शन रूल को अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास जितनी भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं उसमें से ये कौन सी स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे, प्रोपोर्शन से। क्योंकि प्रोपोर्शन के बारे में हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक सवाल में 4 वैल्यू मौजूद है ना, तो उसमें से 3 का हमें पता है, तो चौथा हम किसके ज़रिए से पता करा सकते हैं, प्रोपोर्शन के रूल से पता करा सकते हैं। अब हमारे पास जो पहली यहाँ पे वैल्यू है, पहली जो रेशो है वो है हमारे पास 14:20 आउट ऑफ 20। हमारे पास जो 20 थे ना वो क्या थे, टोटल स्पैरोस थी, जिसमें से मलेरिया कितनों को हो गया था, 14 को। अब इसने एक ये रेशो ली, दूसरी रेशो में से क्या किया कि अननाउन हमारे पास बर्ड थे, जिसमें से जो 100 थे वो हमारे पास क्या थे, टोटल बर्ड थे। हाउ मैनी आउट ऑफ 100 कहता है कि हमारे पास 100 को बाइट करवाया है मलेरियल मॉस्किटो से। अब हमें ये पता चलाना है कि कितनों को हमारे पास मलेरिया हो जाता है। तो इसने स्टैटिस्टिकल टेक्निक में से प्रोपोर्शन के टूल्स को इस्तेमाल किया। तो इसने क्या किया, अननाउन डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि वो टोटल हमारे पास 100 बर्ड थे और ये हमारे पास पहली रेशो थी 14/20। इसको क्या किया, सिंप्लीफाई किया, तो हुआ x मल्टीप्लाई 20 एंड 14 मल्टीप्लाई 100। इसने ऐसे लिख दिया बाय द साइन ऑफ इक्वालिटी। उसके बाद जब इन्होंने इनको बटे की फॉर्म में लिखा तो क्या था, x, क्योंकि हमारे पास अननाउन है। उसके बाद 100 डिवाइडेड बाय 20, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई किसके साथ किया, 14 के साथ। तो इन्हें पता चला कि जो 70 हमारे पास बर्ड थे उनको क्या हो गया था, मलेरिया हो गया था। मतलब कि उन्होंने 100 टोटल लिए थे जिसको इन्फेक्टेड मॉस्किटो से बाइट कराया था, जिसमें से 70 को क्या हुआ था, मलेरिया हुआ था। तो यही हमारे पास जो कॉन्सेप्ट था उससे हमें चौथी वैल्यू का पता चला था, जिससे हमारे पास स्टैटिस्टिकल टेक्निक प्रोपोर्शन को यूज़ किया था। इसके हमारे पास रिजल्ट क्या निकलता है, इट मीन्स 70 आउट ऑफ 100 स्पैरोज वुड गेट मलेरिया। पास क्या है, स्टैटिक्स आर a means of summarization data through the calculation of a mean of value। हमारे पास स्टैटिस्टिकल की जो टेक्निक्स है उसका मतलब क्या है कि एक्सपेरिमेंट डाटा को समराइज़ किया जाए। This step is important as it is transformed raw data into the information which can be used to summarize and report data। तो ये था हमारा टॉपिक डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस, जिसमें हमने पढ़ा था कि डाटा ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है डाटा को तरतीब देना। वो हम किसके ज़रिए से देते थे, चार्ट्स, टेबल्स, और हमारे पास क्या था, जितने भी फ्लो चार्ट्स थे, डायग्राम्स थे। उसके बाद थी हमारे पास डाटा एनालिसिस। तो डाटा एनालिसिस में हमने डाटा का तज्जिया करना था बाय द यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो ये हमारा यहाँ पे टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट होता है।